हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग है जो मैथ्स के जो पेडागॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ्स की पेडागॉजी के लिए। मैथ्स एक बहुत ही स्कोरिंग पार्ट होता है जो कि पूरे में पूरे नंबर और बहुत ही अच्छे नंबर दिलाता है। तो आज की क्लास हम लोग है जो मैथ्स पेडागॉजी पे करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और अच्छे से पूरे सेशन को समझिएगा ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर पाएं। तो चलिए आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली हैं। कि रिंकी के पास कितनी जलेबी की थाली हैं? 3 थाली हैं। इसमें थाली आ, थाली बा और थाली सा। थाली आ में केवल एक जलेबी है। कितनी? एक। ये सब आप नोट अच्छे से कर देखिएगा। थाली बा में 5 जलेबी हैं और थाली सा में 3 जलेबी हैं। वह 3 थालियों में बराबर जलेबियां रखना चाहती है। तीनों थाली में क्या है? बराबर होनी चाहिए। और हैं कितनी कितनी? एक आ में 1, बा में 5 और सा में 3 जलेबी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और सब में क्या बराबर होनी चाहिए? तो क्या लिखा है? थाली बा में से 2 जलेबी उठाकर थाली आ में रखना। किसमें से? थाली बा में से 2 जलेबी उठाकर थाली आ में रखना, या थाली बा और थाली सा में से एक एक जलेबी उठाकर थाली आ में रखना। तो यहाँ पे एक देखिए क्या लिख लीजिए, कितनी थालियां थी? 3 थालियां हैं उसके पास। तो यहाँ पे समझ लीजिए, लिख लीजिए कितनी है? 3 थालियां। ठीक है। आ में कितनी है? 1। बा में कितनी है? 5 और सा में कितनी है? 3। तो मतलब इसमें जो ज्यादा है इसमें कम है और इसमें 3। तो 3 है, मतलब आपको देखिए पहले वाले में 1 है, दूसरे में 5 और तीसरे में 3। तो मतलब समझ लीजिए 5 3 8 1 9, टोटल के लिए कितनी? 9। और लानी कितनी है? 3 थालियां हैं। तो 3 से क्या करेंगे? इसको भाग दे देंगे। 3 से जब भाग देंगे तो क्या? 3 3 जा 9 आएगा। तो हमारा जो ये आया है ये यही मतलब 3 3 3 होने चाहिए क्या सब में कितनी बराबर? 3 3। तो इसमें क्या? सा में तो 3 है ही है। पहले आ और बा में से हम लोग, तो बा में से 5 में से 2 इसको दे देंगे। तो ये भी कितनी हो जाएंगी? पूरे 2 + 1 ये हो जाएंगी 3। तो 3 और इसमें से 5 में से 2 चली जाएंगे तो कितनी बचेंगी? 3। तो मतलब तीनों में क्या करेंगे? थाली बा में से 2 जलेबी उठाकर थाली आ में रख देंगे। तो इससे क्या हो जाएगी? सब बराबर हो जाएंगे। तो जिसका हमारा राइट ऑप्शन है वो है क्या? ऑप्शन नंबर 1। फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है? राइट। थाली बा में से 2 जलेबी उठाकर थाली आ में रखना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है? प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताएं। तो पहली क्या है? 910, दूसरी है 821, तीसरी है 732, 6432। इसका अलग लिखना है हमें। तो जरा पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझा करिए कि क्या लिखा है। 910, फिर क्या है 821, फिर क्या है 732, फिर क्या है 643, और हमें अगला वाले संख्या बतानी है जो कि ब्लैंक है। तो देखिए क्या है, हम लोग इस रो को देखते हैं पूरा। तो क्या है? ये ऊपर से नीचे क्यों चले? 9 8 7 6। ठीक है, एक एक नंबर नीचे घट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। 6 के बाद क्या आता है? 5 आता है। अब ये देखिए क्या कर रहा है, ये बढ़ते हुए चल रही 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 के बाद क्या आएगा? 5। फिर देखिए 0 1 2 3 4। तो ये क्या आ गया? देखिए ये क्या था? इसमें क्या सिर्फ घट रहा था, 9 8 उल्टा चल रहे थे, और यहाँ पे क्या था? सिर्फ बढ़ रहे थे कि 1 2 3 4, फिर आया 5, 0 1 2 3 फिर 4। तो इसका हमारा राइट आंसर हो गया वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 554। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, बस आपको माइंड को कंसंट्रेट करके और ये देखना है कि क्या चीज उसमें कह रहा है। पहले और दूसरी तीसरी संख्या को देखकर ही समझ में आएगा कि आगे की संख्या कैसी होगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। एक बच्चा वर्ग और आयत में क्या अंतर नहीं कर पा रहा है? वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है। ये क्या है? पा रहा है, अंतर नहीं कर पा रहा है। वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वेन हिले के ज्यामिति तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पे है? किसका है? वेन हिले के। वेन हिले के स्तर है। तो उसमें ये पूछ रहा है कि कौन से स्तर पे है। तो जिसका हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। ये इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। वेन हिले के ज्यामिति स्तर तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पे है? दृश्यीकरण स्तर पर है छात्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेन हिले का कोई ना कोई स्तर हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय
पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा को दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? पहला है कि उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण न हो। दूसरा हमारा है गणित की शिक्षा विद्यार्थी को विभिन्न करियर के विकल्प मुहैया करवाए, सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है, या ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा का सूचक है। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 कि सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है। ये थी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई हर बार पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से समझने चाहिए, क्योंकि हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस। तो इस बार भी ये अच्छे से रिपीट है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। उसका उद्देश्य है आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना, परिकलनीय कौशल को बेहतर बनाने में छात्रों को सहायता करना, यह है छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सकें, यह छात्रों की अपनी दैनिक जीवन की समझ को जांचना। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सकें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। गणित केवल अंकगणित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है? प्राथमिक स्तर पर केवल ज्यामितीय आकृतियों के पैटर्न को पढ़ाया जाना चाहिए। बीज गणित में अंकगणित अंतर्निहित नहीं है। गणित की पाठ्य पुस्तक में ज्यामिति को एक अलग खंड के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए, या गणितीय पाठचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, स्थानीय संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन को आवश्यक रूप में स्थान दिया जाए। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि गणितीय पाठचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, स्थानीय संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन को आवश्यक रूप में स्थान दिया जाए। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डायस ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती है? तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो बहुत ही सिंपल सा है, प्रायिकता। क्या नहीं पढ़ाया जा सकता है? प्रायिकता डायस ब्लॉक को यूज करते हुए नहीं पढ़ाया जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायस ब्लॉक के भी क्वेश्चन आते जरूर हैं। तो इन्हें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। और अगर हमारा पढ़ाना आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा हो और आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो और बहुत अच्छा लग रहा हो जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और ढेर सारा शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे से जुड़ करके हमारी वीडियोस का फायदा उठा सकें। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। एक छात्र को जब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसने इसको 665 लिखा। तो इस प्रकार की त्रुटि क्यों हुई? छात्र को संख्याओं की समझ नहीं है, छात्र को गणन सूचक और क्रम सूचक संख्याओं का बोध नहीं है, यह एक संक्रियात्मक त्रुटि है, छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा है। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है बहुत ही सिंपल सा है, छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के मैथ के करा रहे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन है, छात्रों में इस प्रकार की उलझन को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी नीति उपयुक्त है? श्याम पट पर शिक्षक द्वारा अनेक विभाजन समस्याओं को निरूपित करना, या छात्रों को कार्यशीट दी जाए और उन्हें उसका अभ्यास करने के लिए कहा जाए, या मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें, या भागफल और शेषफल की परिभाषा को कम से कम 20 बार लिखना। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 कि मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूह की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? जहां पे नहीं आता है उसे बहुत अच्छे से समझा करिए। क्या कह रहा है कि नहीं है, तो नहीं वाले पार्ट है जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझा करिए कि नहीं है लिखा है।
तो देखिए क्या है, यह सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा है। इसका उपयोग श्रेणीकरण, कक्षोन्नति और स्थापन में होता है। यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है। यह उत्पादन अनुकूलन है, ना कि प्रक्रिया अनुकूलन। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 कि यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है। ये नहीं में योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है। कक्षा में कलन विधि को प्रदर्शित करें और छात्रों को इसे स्मरण करने के लिए निर्देश दें। यह अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों को सामने रखना। या छात्रों को निर्देश दें कि वे प्रश्न का हल पाठ्य पुस्तक में हल किए प्रतिमान प्रश्न जैसे करें, या छात्रों से कहें कि वो प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करें। तो जिसका हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 कि अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनका छात्रों के सामने रखना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्या लिखा है, गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा 2 की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया। जैसे कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी। अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य है। बच्चों के संचारण कौशल में वृद्धि करना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना, या गणित और भाषा की कक्षाओं का समाकलन करना, या छात्रों में केवल गणितीय भाषा को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि दृश्यीकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि उच्च गणित में बीजगणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए निहितार्थ है। प्राथमिक स्तर पर केवल यही कौशल सिखाए जाने चाहिए। गणित में अधिगम के मूल्यांकन का यही एकमात्र तरीका है, या ये शिक्षक के काम को आसान बनाते हैं। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 कि उच्च गणित में बीजगणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए ये निहितार्थ है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक विषम बाहु त्रिभुज में होते हैं या होती हैं 3 समान भुजाएं, या 2 समान भुजाएं, या 3 असमान भुजाएं, या 2 समान कोण। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 कि 3 असमान भुजाएं किसमें, एक विषम बाहु त्रिभुज में होते या होती हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या लिखा था, एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं या कितने फलक होते हैं। तो जो बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं, 4। तो ये थी आज के हमारे 15 को टॉप के क्वेश्चंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ की पेडागोजी के लिए, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। तो उन्हें बहुत अच्छे से समझिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हर बार पूछे भी जाते हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चनों को समझिएगा और सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ और नए सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ जुड़ते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छे से क्वेश्चंस को समझते रहिए। थैंक यू सो मच।